नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं नवल जहांगीर एनकेएस बायोलॉजी में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं लैब असिस्टेंट की बायोलॉजी, जिसमें अपना टॉपिक चल रहा था पॉपुलेशन इकोलॉजी वाला। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पॉपुलेशन इंट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। पार्ट 6 इसका लेकर आए हैं। स्टार्ट करते हैं पॉपुलेशन इंट्रैक्शन। पॉपुलेशन इंट्रैक्शन में हम बात करेंगे कि जो ऑर्गेनिज्म है उनके बीच में 3 टाइप का इंट्रैक्शन होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल पॉजिटिव पे जो दिए हुए डिस्कस करते हैं। देखिए, समष्टि पारिस्थितिकी क्रियाएं या पॉपुलेशन इंट्रैक्शन। अंतरजातीय पारस्परिक क्रियाएं दो भिन्न जातियों की समष्टियों की पारस्परिक क्रिया से उत्पन्न होती हैं। वे क्रियाएं एक जाति या दोनों जातियों के लिए हितकारी, हानिकारक या उदासीन हो सकती हैं। 3 टाइप की हो सकती हैं, बेनिफिशियल भी हो सकती हैं, हार्मफुल भी हो सकती हैं और न्यूट्रल भी हो सकती हैं। लाभदायक पारस्परिक क्रियाओं के लिए प्लस का चिन्ह व हानिकारक के लिए ऋणात्मक चिन्ह और उदासीन के लिए 0 चिन्ह दर्शाए गए हैं। यहाँ पर हमारे पारस्परिक क्रियाएं कौन कौन सी हैं? सहपकारिता, कंपटीशन, परभक्षण, परजीविता, सहभोजिता और अंतरजातीय परजीविता। ये ऑर्गेनिज्म शो कर रहे हैं यहाँ पर एक दूसरे के बीच में रिलेशनशिप कि किस तरह का उनके बीच में अंतर संबंध है। अब स्पीसीज ए और बी यदि दोनों को बेनिफिट होता है तो इसको बोलते हैं म्यूचुअलिज्म या सहोपकारिता। कंपटीशन की बात करें कि दोनों को नुकसान होता है तो इसे बोलते हैं कंपटीशन या स्पर्धा। एक को बेनिफिट हो और एक को क्या हो? हार्मफुल इफेक्ट, इसको बोलते हैं परभक्षण। एक को बेनिफिट और एक को क्या हो? अगेन हार्मफुल इफेक्ट, इसको बोलते हैं परजीविता। इन दोनों में क्या डिफरेंस है यहां पर हम देखेंगे। यहां ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है जिसका शिकार किया जाता है, यहां ऑर्गेनिज्म की डेथ नहीं होती, ये उस पर निर्भर रहते हैं, जैसे कि पैरासाइट। सहभोजिता में क्या है भाई? कॉमन सेलिंग जिसको बोलते हैं, एक को बेनिफिट होता है और एक को नो प्रॉफिट नो लॉस। देन एमेंसिलिज्म में अंतरजातीय परजीविता में क्या है भाई? अंतरजातीय परजीविता में एक को नुकसान होता है और एक को नो प्रॉफिट एंड नो लॉस होता है। तो देखिए यहाँ पर भी डायग्राम। सबसे पहला हम पढ़ते हैं म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में क्या है कि दोनों को बेनिफिट होगा, दोनों स्पीसीज को क्या होगा? बेनिफिट होगा। देखिए यहाँ पर सिम्बायोसिस या कोएवोल्यूशन सह विकास है, दोनों को क्या है? बेनिफिट। धनात्मक अन्योन्य क्रिया जिसमें दोनों विभिन्न जातियों के सदस्य एक दूसरे पर आश्रित होते हैं और अविकल्पी संबंध में रहते हैं, मतलब इनके पास में कोई ऑप्शन ही नहीं है। जैसे कि यहाँ पर ये फिग ट्री का है। फिग ट्री मतलब अंजीर। अंजीर के पौधे में ये जो इंसेक्ट हैं, ये इंसेक्ट अंदर की तरफ जाते हैं और यहाँ पर अंदर जाने के बाद में ये परागण की क्रिया संपन्न करते हैं और इस परागण के कारण यहाँ पर बीज बनते हैं। क्या बनते हैं? बीज बनते हैं। साथ ही इस इंसेक्ट यहाँ पर ये क्या देता है? अंडे देता है बेटा। क्या देता है? अंडे देता है। तो इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। तो ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। इसमें परागण भी हो जाता है और यहाँ पर ये अंडे भी देता है। देखिए यहाँ पर जंतु व पादप के मध्य जैसे दीमक व ट्राइकोनिम्फा के मध्य का संबंध है। पादप व जंतु के मध्य जैसे पुष्प युक्का व कीट प्रोनुभा। युक्का पादप परागण व मादा युक्का स्लव के द्वारा यहाँ आता है। तो दोनों क्या करते हैं भाई? देखो, इसके मध्य यहाँ पर जो संबंध है एक तरह से ये अपने यहाँ पर पॉलिनेशन करने में भी हेल्प करता है। शैवाल व कवक के मध्य का संबंध आप लोग जानते हो, लाइकेन। क्या है? लाइकेन। लाइकेन में क्या है? शैवाल और कवक साथ साथ रहते हैं। शैवाल भोजन बनाता है, कवक वहां शेल्टर प्रोवाइड करता है। अंजीर के वृक्ष तथा वैस्प जिसे हम बोलते हैं बर की जातियों के बीच मजबूत संबंध है। इसका अर्थ है कि अंजीर केवल बर से ही परागित हो सकती है। मादा बर अंजीर के फल को न केवल अंडे निक्षेपण के लिए काम में लेती है बल्कि फल के भीतर ही वृद्धि कर बीजों की लार्वों के पोषण के लिए उपयोग भी करती हैं और अंडे देने के लिए उपयुक्त स्थल की तलाश करते हुए बर अंजीर के पुष्पक्रम को परागित करती हैं और इसके बदले में अंजीर अपने कुछ परिवर्तनशील बीज परिवर्तनशील बर के लार्वे को आहार के रूप में भी दे देता है। तो यहाँ दोनों का काम हो जाता है, परागण भी हो जाता है और इंसेक्ट का भी काम चल जाता है। मक्खी देन आर्किड पादप। यहां पर बेटा ये जो प्लांट है इसका एक पेटल बिल्कुल मक्खी के जैसा दिखता है। कौन सी? फीमेल बी के जैसा दिखता है और यहाँ आता है ये मेल बी। तो ये इसको क्या समझता है कि यहाँ फीमेल बी है और यहाँ कॉपुलेशन करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन ये आभासी कॉपुलेशन होता है क्योंकि ये पेटल बिल्कुल मक्खी जैसा दिखता है, रिजेंबल है, लेकिन पूरा मक्खी नहीं है। तो आर्किड बहुत अधिक पुष्पीय विविधता दर्शाते हैं जिसमें अनेक
सही परागणकारी कीट भ्रमरों और गुज भक्षियों को आकर्षित करने के लिए विकसित हुए हैं ताकि इसके द्वारा निश्चित रूप से परागण हो सके। ऑफ्रिस नामक मेडिटेरेनियन ऑर्किड भंवरें परागण करने के लिए लैंगिक कपाट का सहारा लेते हैं। लैंगिक मतलब सेक्सुअल डिफेक्ट। इस ऑफ्रिस ऑर्किड के पुष्प की एक पंखुड़ी साइज और रंग चिन्हों में मादा भ्रमरों जैसे कि मिलती जुलती हैं, किसके, फीमेल बी के जैसे, और मेल बी इसे मादा समझकर इसकी ओर आकर्षित होता है और पुष्प के साथ सूडो कैपुलेशन करता है। इस प्रक्रिया के दौरान इस पुष्प के पराग चिपक जाते हैं और जब यही मेल बी दूसरे ऑर्किड पुष्प पे जाता है और सूडो पॉपुलेशन करता है तो अपने से चिपके हुए परागकण दूसरे पुष्प में डाल देता है। इस प्रकार यह पुष्प क्या होता है, परागित हो जाता है। तो दोनों का काम हो जाता है, मेल भी कॉपुलेशन कर लेता है और वहां से लिए हुए परागकणों को दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित कर देता है। तो इस तरह से पुष्प का भी काम हो जाता है। देन सहभोजिता, कॉमनसेलिज्म, एक को तो क्या हो रहा है, बेनिफिट, और एक को नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। जैसे कि यहाँ पर ये मैंगो ट्री है, मैंगो ट्री पर कौन सा प्लांट ग्रो कर रहा है, ऑर्किड। यहाँ पर है इरिगेट एंड कैटल, जैसे यहाँ पर ये कैटल है, ये कैटल क्या कर रही है, घास खा रही है। जब ये घास खाती है, हिलती डुलती है, तो यहाँ पर इनको क्या मिल जाते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट मिल जाते हैं, किसको, इरिगेट को। देखिए, दो भिन्न जातीय जीवों के मध्य संबंध जिसमें एक को लाभ होता है वह दूसरे अप्रभावित रहता है। जैसे आम की शाखा पर अधिपादप का उगना, एपीफाइट के रूप में उगने वाला आर्किड, और वेल की पीठ को आवास बनाकर बनने वाले बार्निकल्स को फायदा होता है, जबकि आम के पेड़ और वेल को कोई नुकसान या कोई लाभ नहीं है। यहां पर पक्षी बगुला और चारण पशु निकट सहचर्य में, पक्षी बगुला, यदि आप कृषि फार्म वाले ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आपको यह दृश्य देखने को मिलेगा कि सहभोजिता का उत्कृष्ट उदाहरण है, जहां पशु चढ़ते हैं और उसके आसपास के बगुले भोजन की प्राप्ति के लिए रहते हैं, क्योंकि जब पशु चलते हैं तो वनस्पति को हिलाते हैं और उनसे कीट बाहर निकलते हैं और बगुले उन कीटों को खाते हैं। अन्यथा वनस्पति कीटों को ढूंढने और पकड़ने के लिए बगुलों के लिए क्या होती है, कठिनाई होती है। तो यहां तक इनके बीच में भी क्या ही है, सहभोजिता का संबंध है। आगे भी इसका एग्जाम्पल क्या है, ये है यहाँ पर सी एनिमोन। इसमें क्या होते हैं, यहाँ पर टेंटिकल्स होते हैं, जिसमें क्लाउन फिश क्या होती है, छिप जाती हैं और कहां पहुंच जाती है, अपनी जगह तक। ये है फिश वेल, इस पर क्या लगे हुए हैं, बार्निकल्स। तो बार्निकल्स को बेनिफिट हो जाता है मूवमेंट के लिए, लेकिन वेल को कोई बेनिफिट नहीं है। सहभोजिता का दूसरा उदाहरण है समुद्री एनिमोन। दंश स्पर्शक स्टिंग टेंटिकल्स होते हैं, जिसमें उनके बीच रहने वाली क्लाउन मछली, ये रही क्लाउन फिश, मछली को परभक्षियों से सुरक्षा मिलती है और दंश स्पर्शकों से दूर रहते हैं। क्लाउन मछली से एनिमोन को कोई लाभ ऐसा नहीं लगता, एनिमोन को कोई लाभ मिलता हो ऐसा नहीं लगता। क्लाउन फिश से एनिमोन को कोई बेनिफिट नहीं है भाई, क्लाउन फिश से बस क्लाउन फिश को बेनिफिट है सी एनिमोन से कि उसके थ्रू छुपकर वो जा रही हैं। प्रतिजीविता, एमेंसिलिज्म। एमेंसिलिज्म में एक को क्या होगा, नुकसान, और एक को क्या होगा, नो बेनिफिट नो लॉस। एग्जाम्पल है पेनिसिलिन। प्रतिजीविता दो जीवों या विभिन्न जाति की आबादी के बीच अंतर क्रिया है, जिसमें एक जीव या जनसंख्या दूसरे जीव जनसंख्या को बढ़ाने या उसके पास रहने की अनुमति नहीं देती। अवरोध को एलोकेमिक्स नामक रसायन के स्राव के माध्यम से प्राप्त किया है। एग्जाम्पल पार्थेनियम ग्रास एंड एंटीबायोटिक्स। जैसे कि पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स हैं जो फंजाई से क्या होती है, सीक्रेट होती है। कौन सी, पेनिसिलियम नोटेटम। तो ये पेनिसिलियम नोटेटम को तो जब वो पेनिसिलिन निकल रहा है उससे तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन आसपास जो बैक्टीरिया है उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती, तो उनको क्या होता है, नुकसान हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास में फोर्थ इसमें है डी, हम बात करें तो वो है कंपटीशन। दोनों को क्या होगा, नुकसान होगा। कुछ स्पीसीज देखिए यहाँ पर। प्रतिस्पर्धा से तात्पर्य जीवों व प्रजातियों के बीच अंतर क्रिया है जिसमें दोनों प्रभावित होती है, नुकसान होता है। ऐसा तब होता है जब वे भोजन, पानी या यहाँ तक कि किसी क्षेत्र जैसे कि कम से कम एक संसाधन सीमित आपूर्ति के लिए प्रतिस्पर्धा करें की कोशिश करें। एक ही प्रजाति के सदस्यों के बीच प्रतिस्पर्धा को अंतर विशिष्ट प्रतिस्पर्धा के रूप में जाना जाता है, जबकि विभिन्न प्रजातियों के बीच में हो तो इसको बोलेंगे क्या, अंतर विशिष्ट प्रतिस्पर्धा के रूप में जाना जाता है। प्रतिस्पर्धा हमेशा सीधी नहीं होती, डायरेक्ट नहीं कर लेते हैं हम लोग, यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष
दोनों तरह से हो सकती है। सामान्यतः ये विश्वास किया जाता है कि स्पर्धा उस समय शुरू होती है जब निकटस्थ रूप से संबंधी जातियां उन्हीं संसाधनों के लिए स्पर्धा करें जहां वो रहती हैं, जो सीमित संसाधन है। लेकिन यह पूरी तरह से सच भी नहीं है। पहली बात तो यह है कि पूर्णतः असंबंधित जातियां भी एक ही संसाधन के लिए भी स्पर्धा कर सकती हैं, असंबंधित जो एक जैसी नहीं है। उदाहरण के लिए दक्षिण अमेरिका के कुछ उथली झीलों में आगंतुक फ्लेमिंगो वहीं की आवासीय मछलियों झील के लिए प्राणी प्लवक के लिए क्या है, एक स्पर्धा का कार्य करती हैं। यहाँ की मछलियां, यहाँ पर जो मछलियां हैं, यहाँ पर जो फिश है, यहाँ पर जो फिश है वो क्या करती हैं, इंसेक्ट को खाती हैं। नीचे किसको खा रही है, जू प्लैंकटन के लिए क्या कर रही है, स्पर्धा कर रही है, जू प्लैंकटन को खा रही है। तो ये फ्लेमिंगो बर्ड आ गया, ये फ्लेमिंगो बर्ड भी क्या है, एक जू प्लैंकटन को खा रहा है। तो बर्ड्स एंड यहाँ पर फिश एंड फ्लेमिंगो बर्ड्स के बीच में क्या हो गया, कंपटीशन हो रहा है जू प्लैंकटन के लिए, और स्पीसीज क्या है, अलग अलग है। एक और एग्जाम्पल है इसका। दूसरी बात यह है कि स्पर्धा के लिए संसाधन सीमित होने की आवश्यकता भी नहीं है कि संसाधन लिमिटेड हो तो वही कंपटीशन हो। कभी कभी अप्रत्यक्ष स्पर्धा, जैसे कि बाधा स्पर्धा में एक जाति की असंदस्ता दूसरी जाति की बाधाकारी संबंध उपस्थिति के कारण घट सकती है, भले ही संसाधन पर्याप्त मात्रा में हो। यहां पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस चीज को समझिए। इसलिए स्पर्धा को एक ऐसे प्रक्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है कि जिसमें एक जाति की योग्यता दूसरी जाति की उपस्थिति में महत्वपूर्ण रूप से घट जाती है। प्रयोगशाला में किए गए यह दर्शाना अपेक्षाकृत आसान है कि जैसे कि गाउस व दूसरे परिस्थितिकी वैज्ञानिकों ने किया, जब संसाधन सीमित होते हैं तो स्पर्धी रूप से उत्तम जातियां अंततः दूसरी जातियों को विलुप्त कर देती हैं। जो सुपीरियर होती हैं वो इंफीरियर को क्या करती हैं, विलुप्त करती हैं। गैलापागोस द्वीप में बकरियां लाई जाने के बाद एबिंगडन कछुए एक दशक मतलब 10 वर्षों में ही लुप्त हो गए, जिसका स्पष्ट कारण था कि बकरियों की अत्यधिक चारण दक्षता। यहाँ पर ये गैलापागोस द्वीप था, यहाँ बहुत सारे क्या थे, टोटोइस थे, कछुए थे। लेकिन ये कछुए बाहर आकर घास खाते थे। इस घास को यहाँ की बकरियों ने क्या कर दिया, खत्म कर दिया, जिसके कारण इनकी संख्या क्या हो गई, 10 सालों में ही कम हो गई, क्योंकि घास वहां से खत्म हो गई। एक और एग्जाम्पल है कि यहां पर हमारे पास में 2 टाइप के बार्निकल्स हैं। एक बार्निकल्स है कैथेमुलस और एक बार्निकल्स है हमारे यहां पर दूसरा वाला बैलेनस। कैथेमुलस एंड बैलेनस। जो बैलेनस जो बार्निकल्स हैं वो ज्यादा डोमिनेटिंग है और कैथेमुलस क्या है, लो डोमिनेंट। जो डोमिनेटिंग है उसको वहां से हमने आर्टिफिशियली तरीके से हटा दिया है, तो इन्होंने अपना पूरा कब्जा कर लिया है। किसने, कैथेमुलस ने। तो यही बोल रहा है, कॉर्नेल के परिचित क्षेत्र प्रयोग ने दर्शाया कि स्कॉटलैंड के चट्टानी समुद्र तटों पे बड़े व स्पर्धी रूप से उत्तम बार्निकल सुपीरियर बार्निकल बैलेनस की अंतर्ज्वारीय क्षेत्र में प्रमुखता है। इस वाले क्षेत्र में क्या है, प्रमुखता है। और इनसे छोटे बार्निकल्स कैथेमुलस को उस क्षेत्र से निकाल दिया। आमतौर पर प्रतिस्पर्धा के दौरान मांसाहारी की अपेक्षा शाकाहारी और पादप अधिक प्रतिकूल प्रभावित होते हैं। क्या होते हैं, प्रतिकूल प्रभावित होते हैं। दूसरा, यहां बात कर रहे हैं रिसोर्स पार्टीशन के। यदि यहां पर ये जो ट्री है इस पर डिफरेंट टाइप के बर्ड्स हैं और वो यहाँ आकर फीडिंग करते हैं, भोजन खाते हैं, तो इन्होंने अपना एरिया डिसाइड कर लिया कि इस एरिया तक ये वाला कार्ड यूज करेगा, इस एरिया को ये वाला बर्ड यूज करेगा, इस वाले एरिया को ये वाला बर्ड यूज करेगा और इस वाले को भी क्या करेगा, ये यूज करेगा। तो इस तरह से यहाँ पर रिसोर्स पार्टीशन क्या कर दिया, इन्होंने संसाधन विभाजन किया है। गाउस स्पर्धी अपवर्जन नियम यह बतलाता है कि एक ही तरह के संसाधनों के लिए स्पर्धा करने वाली 2 निकटतम संबंधित जातियां लंबे समय तक साथ नहीं रह सकती हैं, लेकिन स्पर्धी रूप से कमजोर जातियां अतः विलुप्त कर दी जाएगी। कौन सी वाली, जो कि बिल्कुल क्या है, कमजोर हैं। ऐसी स्थिति होगी जब संसाधन सीमाकारी हो या होंगे, अन्यथा नहीं। जब संसाधन सीमाकारी होंगे तभी कमजोर जाति को वहां से विलुप्त किया जाएगा, अन्यथा ऐसा नहीं होगा। संसाधन क्या हो, लिमिटेड हो, तो ऑब्वियसली जो कमजोर है वो तो जाएगी। अब दूसरा क्या है, संसाधन विभाजन। स्पर्धा का सामना करने वाली जातियां ऐसी क्रियाविधि विकसित कर लेती हैं जो बहिष्कार की बजाय सह अस्तित्व को बढ़ावा देती हैं। मतलब कि भाई
एलिमिनेट करने से बेटर है कि हम लोग सबका अस्तित्व रखें। ऐसी प्रक्रिया विधि संसाधन विभाजन रिसोर्स पार्टीशनिंग है। अगर दो जातियां एक ही संसाधन के लिए स्पर्धा करती हैं तो वे खाने के समय भिन्न भिन्न करके खाने का समय भिन्न करें अथवा भिन्न चरने का तरीका चुनकर स्पर्धा के बीच रह सकती हैं। मैक आर्थर ने दिखाया कि एक ही पेड़ पर रही फुदकी वारबर्ड की 5 निकट संबंधी जातियां चढ़ने की क्रियाविधि में व्यवहारिक भिन्नता के कारण स्पर्धा से बचने में सफल रही और साथ में ही रह सके। इन्होंने स्पर्धा को कम किया और रिसोर्स पार्टीशनिंग कर दी। किसने? मैक आर्थर ने बताया। किसके? वारबर्ड के बारे में। और वारबर्ड क्या है? युद्ध करने वाली बर्ड्स। प्रकृति में स्पर्धा होने का दूसरा प्रमाण स्पर्धी मोचन है, कॉम्पिटिटिव रिलीज है। स्पर्धी रूप से सुपीरियर स्पीसीज की उपस्थिति के कारण कभी कभी किसी कमजोर जाति का भी वितरण छोटे से भौगोलिक क्षेत्र तक प्रतिबंधित हो जाता है, लेकिन स्पर्धी जाति को प्रयोगात्मक रूप से हटा दिया जाए तो उस पर कमजोर वितरण नाटकीय रूप से ढंग से बढ़ जाता है। जैसे कि कैथेमुलस वाला एग्जांपल मैंने आपको अभी यहाँ बताया था, बार्नेकल्स, कैथेमुलस एंड बैलेनस। जो यहाँ पर डायग्राम ये रहा, ये कैथेमुलस क्या थे? लोअर, और बार्नेकल्स क्या थे? डोमिनेट। यहां से बार्नेकल्स को हटा दिया तो कैथेमुलस पूरी तरह से यहां क्या हो गए? अपना एरिया कवर कर लिया उन्होंने। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब हमारे पास में है पैरासिटिज्म या परजीविता। ये ऑर्गेनिज्म इनके पास में क्या होती है? खुद का डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, ये प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाते, ये भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, इसको बोलते हैं पैरासिटिज्म। और एक को बेनिफिट होता है और एक को क्या होता है? हार्मफुल इफेक्ट होता है। इस प्रकार के संबंध में दो जातियों के भिन्न आकार के जीव, जिसमें छोटा जीव परजीवी को लाभ और बड़े जीव पोषक को हानि होती है। इस प्रकार के संबंध में परजीवी पोषक के लंबे समय तक उपयोग करता रहता है। अधिकांश परजीवी परपोषी को हानि पहुंचाते हैं और परपोषी के उत्तरजीवी वृद्धि व जनन को कम कर सकते हैं और उसके समष्टि घनत्व को भी घटा सकते हैं। वे परपोषी को कमजोर व उसे परभक्षण के लिए अधिक असुरक्षित बना देते हैं। अनेक परजीवी परपोषी क्या होते हैं? विशिष्ट होते हैं, विकसित हुए हैं। वे परपोषी की केवल एक ही जाति पर परजीवन बिताते हैं। जैसे कि आप लोगों का प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम कहाँ किसके अंदर रहता है? उसके दो होस्ट होते हैं, एक तो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो और दूसरा क्या है? ह्यूमन। इस प्रकार परपोषी व परजीवी दो सहविकल्प विकसित होते हैं, अर्थात एक ही परपोषी जाति के साथ साथ सफल होने के लिए अगर परपोषी परजीवी को अस्वीकार करने का प्रतिरोध करने का विशेष साधन विकसित करता है। यहां पर देखिए, यहां पर जैसे कि हिरुडीनिया जो क्या करती है? ब्लड लीच जिसको बोलते हैं। एस्केरिस जो क्या है? एक अंतः परजीवी है। परजीवी जो पोषक की बाह्य सतह पर रहते हैं उसे बोलते हैं क्या? एक्टोपैरासाइट। जैसे कि जोंक चौपाइयों पर रहता है, टिक्स कहां पर? डॉग्स पर। ये डॉग पर टिक लग जाते हैं, ये लग रहे हैं टिक्स। कॉपेट्स समुद्री मछलियों पर, ये समुद्री मछली है, इसकी आंखों पर ये कॉपेट्स लगते हैं। ये समुद्री मछली, इसके आंखों पर कॉपेट्स लग रहे हैं। टैपवर्म, टीनिया, एस्केरिस एंड टमीमा मानव की आंत में रहते हैं। ये रहा एस्केरिस। ये क्या है? एस्केरिस मानव की आंत में रहते हैं। प्लाज्मोडियम मनुष्य की आरबीसी में रहते हैं। अब कुछ स्पेशल कैरेक्टर जैसे अंड परजीविता, ब्रूड पैरासिटिज्म आपने पढ़ा होगा यहाँ पर। परजीविता जिसमें परजीवी पक्षी कोयल अपने अंडे परपोषी कौवे के घोंसले में देती हैं, क्योंकि कोयल अपना खुद का घोंसला नहीं बनाती। यह परपोषी उन अंडों के सेतों से सेता है और इसे अंड परजीविता कहा जाता है। कहने का मतलब है इंक्यूबेशन तक वहां रखती है, कहां पर? कौवे के घोंसले में, क्योंकि कौवे और कोयल के क्या है? अंडे बिल्कुल एक जैसे होते हैं, इसलिए वो मना भी नहीं कर पाता उसके लिए। ये देखिए यहां पर ये क्या दिए इसने? अंडे दिए हैं। किसने? कोयल ने। कहां पर? कौवे के घोंसले में। और ये इनके इंक्यूबेशन तक, जहां से इनसे बच्चे निकलते हैं वहां तक उसमें रहते हैं। लास्ट इसमें अपना क्या है? परभक्षिता या प्रीडेशन। इसमें एक को बेनिफिट और एक को नुकसान होगा। एक स्वतंत्र जीव जो दूसरी जाति के जीवों को पकड़कर और मारकर खाता है। जब हम परभक्षी और शिकार के बारे में सोचते हैं तो शायद बाघ और हिरण का उदाहरण सहज हमारे दिमाग में आता है, लेकिन बीज को खाने वाले गौरैया को भी परभक्षी से कम नहीं आंका जा सकता। परभक्षी पोषक स्तर तक ऊर्जा स्तरांतरण के लिए क्या करते हैं?
ऊर्जा स्थानांतरण के रूप में भी कार्य करते हैं। इसके अलावा परभक्षी दूसरी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। वे शिकार समष्टि प्री पॉपुलेशन को नियंत्रण रखते हैं। यदि किसी ऑर्गेनिज्म के नंबर बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो मतलब उसको कंट्रोल करने वाला शिकारी यहाँ प्रेजेंट नहीं है तो वो नंबर बढ़ाता ही रहेगा। यदि जंगल में से शेर को गायब कर दिया जाए, शेर मतलब जंगल का राजा, उसको गायब कर दिया जाए तो छोटे मोटे जानवर के नंबर क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे और एनर्जी भी ट्रांसफर करता है। अगर परभक्षी नहीं होते तो शिकार जातियों का समष्टि घनत्व बहुत ज्यादा हो जाएगा और परितंत्र में अस्थिरता आ जाएगी। जब किसी भौगोलिक क्षेत्र में कुछ विदेशी जातियां लाई जाती हैं तो वो आक्रमण हो जाती हैं और तेजी से फैलने लगती हैं, क्योंकि उस भूमि में उसके लिए कोई प्राकृतिक क्या नहीं है, परभक्षी नहीं है। जैसे कि यहाँ पर 1920 में आरब में ऑस्ट्रेलिया में लाई गई नागफनी, ये है हमारे पास में नागफनी, प्रिकली पियर्स कैक्टस, वहां लाखों हेक्टेयर प्रदेश में बहुत तेजी से फैल गई क्योंकि इसका जो परभक्षी था ना ये यहां पर नहीं था। अंत में नागफनी खाने वाले परभक्षी को उसके प्राकृतिक आवास ऑस्ट्रेलिया से लाए जाने के बाद ही आक्रमण नागफनी को नियंत्रित किया जा सका है। परभक्षी स्पर्धी शिकारी जातियों के बीच स्पर्धा की तीव्रता को कम करके किसी समुदाय में जातियों की विविधताओं को बनाए रखने में भी क्या करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अमेरिका के प्रशांत तट की चट्टानी अंतर्ज्वारीय समुदायों में पिजास्टर तारा मछली, ये क्या है हमारे पास में एक पिजास्टर स्टारफिश है, इसको वहां से हटा दिया गया था। एक महत्वपूर्ण परभक्षी है। प्रयोगशाला के बाहर मैदान में किए गए एक प्रयोग में जल का एक बंद अंतर्ज्वारीय क्षेत्र में सभी तारा मछली हटा दी गई तो अंतरजातीय स्पर्धा के कारण एक साल में ही अकशेरुकों की 10 से अधिक जातियां क्या हो गई, विलुप्त हो गई। इनवर्टिब्रेट की 1 से ज्यादा जातियां 10 से अधिक जातियां एक साल में क्या हो गई, अंतरजातीय स्पर्धा के कारण क्या हो गई, विलुप्त हो गई। जबकि पिजास्टर उनको क्या करती रहती थी, कम करती रहती थी, उनके बीच में कंपटीशन कम होता था। अगर परभक्षी ज्यादा ही दक्ष होते हैं तो अपने शिकार को अति दोहन करता है तो हो सकता है कि शिकार विलुप्त हो जाए और उसके बाद खाने के अभाव में परभक्षी भी विलुप्त हो जाए। यही कारण है कि प्रगति में परभक्षी क्या होते हैं, प्रूडेंट होते हैं, याद रखना विवेकपूर्ण होते हैं। ये नहीं कि वो सारा शिकार एक साथ ही खत्म कर दे वरना खुद ही मर जाएंगे। परभक्षण के प्रभाव को कम करने के लिए शिकारी जातियों ने विभिन्न रक्षा विधियां विकसित कर ली हैं। कीटों और मेंढकों में कुछ जातियां परभक्षी द्वारा आसानी से पहचान जाने के बचने के लिए गुप्त रूप से रंगीन छद्मावरण या कुछ शिकारी जातियां विषैली हो जाती हैं, इसलिए परभक्षी उन्हें नहीं खाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो ये ग्रीन कलर का ही हो गया पूरा लीफ इंसेक्ट, और यहाँ पर इसने अपना कलर ही ऐसा कर लिया मेंढक ने पत्तियों के जैसा, और यहाँ क्या है, मोनार्क बटरफ्लाई। देखा, मोनार्क की तितली के शरीर से विशेष रसायन होने के कारण ये अपने परभक्षी के लिए बहुत ही अरुचिकर होती हैं, यानी स्वाद में खराब होती हैं। यह दिलचस्प है कि तितली है इस रसायन को आसानी से झिल्ली अवस्था में विषैले खरपतवार खाकर प्राप्त कर लेती हैं। जहां पर ये जर्मिनेट हो रही, जहां पर ये ग्रो हो रही होती है, वहां पर ये उस तरह के पॉइजनस विषैले खरपतवार से इनको ग्रहण कर लेती है केमिकल को, जिसके कारण इसका जो शिकारी इसके पास नहीं आता। पौधे के लिए शाकाहारी प्राणी परभक्षी, जैसे पौधे क्या करते हैं, काटे थ्रॉन्स बना लेते हैं। कुछ कैलोट्रोपिस क्या करते हैं, केमिकल सीक्रेट करते हैं। देखिए लगभग 25% कीट पादप भक्षी अर्थात वे पादप रस या पादप के अन्य भाग खाते हैं। पादपों के लिए यह समस्या विशेष रूप से गंभीर है क्योंकि वह अपने परभक्षियों से दूर नहीं भाग सकते जैसा कि प्राणी कर सकते हैं। इसलिए पादपों ने शाकाहारियों से बचने के लिए आश्चर्यजनक रूप से आकार की व रासायनिक रक्षा विधियां विकसित कर ली हैं। रक्षा के सबसे सामान्य आकार के साधन है कांटे, जैसे कैक्टस में होते हैं। बहुत से पादप ऐसे रसायन उत्पन्न करते हैं, भंडारित करते हैं, जो खाए जाने शाकाहारियों को बीमार कर देते हैं, पाचन को कम करते हैं और उनके जनन को भंग करते हैं या मार तक देते हैं। एग्जाम्पल याद रखना, कैलोट्रोपिस खरपतवार पौधा अत्यधिक विषैला हृदय ग्लाइकोसाइड उत्पन्न करता है। इसी के कारण कभी कोई पशु या बकरी इस पौधे को नहीं खाती। उनको पता है ना कि इसमें ग्लाइकोसाइडिक है, इसलिए वो उसको नहीं खाती, अजीब सी स्मेल आती है। तभी आप लोगों ने देखा होगा कि आंकड़े के पौधे को कोई भी जो गाय और बकरी है वो नहीं खाती। इस तरह से पादप ने भी अपने आप को बचाने के लिए क्या करी है, रक्षात्मक युक्तियां अपनाई हैं। तो यहां तक अपना ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। आगे हम इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी लास्ट वो लेकर आएंगे और अपना एनवायरमेंटल स्टडीज पर्यावरण अध्ययन कंप्लीट हो जाएगा। आपको जो भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।